वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 29 बी के बारे में। आज के इस सेशन में हम लोग एसएससी एसटी पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नंबर है 29 बी। आई होप आप सभी ये एसटी दे चुके होंगे। आज हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं इस एसटी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो एक बार कॉपी और पेन निकाल लीजिए। सभी सभी कॉपी और पेन निकाल लेंगे भाई। ठीक है, और कोई भी नया वर्ड कॉन्सेप्ट अगर आपको मिलता है तो उसे राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। इस एसटी में आपको क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको जो सेक्शन मिल रहा है वो इंग्लिश का सेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस इंग्लिश के सेक्शन पे बात करने वाले हैं। हम जो क्वेश्चंस करेंगे 76 से लेके 100 नंबर क्वेश्चंस तक हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। सबसे पहले हमारा रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि इसको कैसे अरेंज करना है। पहले आप करिए फिर मैं करता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास इस रीअरेंजमेंट को करने के लिए। वेरी गुड। वेरी गुड। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने। कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन है जिसको यहाँ पे आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अब इस कन्वर्सेशन में हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर या फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होने वाला है? सबसे पहले अगर हम देखें, वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखें, रीतू एंड गीतू कहीं जा रहे हैं, तो फादर ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो बी वाला ही होने वाला है, वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड। अब जब फादर ने पूछा तो रिप्लाई किया किसने? रितु एंड गीतू ने। तो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा, वी आर गोइंग टू द मार्केट, डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। दो स्टेटमेंट्स हमारे जुड़ गए, दैट इज बी एंड आफ्टर दैट ए। आफ्टर दैट हम क्या जोड़ सकते हैं? टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, दी मदर सेड। अब इसी बात पे मदर ने क्या कहा कि अपना अम्ब्रेला ले लो, अपना छाता ले लो, क्योंकि बारिश होने वाली है। और इसका रिप्लाई दिया रितु एंड गीतू ने, क्या? यस डेफिनेटली वी विल, रिप्लाइड दी टू। अब इस बेस पे अगर हम देखें तो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। और इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? बी ए सी डी। बी ए सी डी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा और हमारा आंसर जाने वाला है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है, सभी का सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। एक बार देखिए, अपने अकॉर्डिंग देखिए इसका प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होने वाला है और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। स्पीड में देखो और उड़ा दो, बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। रमा एक
पुअर गर्ल है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। वेरी ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें, बात हो रही है रमा की, और रमा की अगर बात हो रही है तो स्टार्टिंग तो हम यहीं से करने वाले हैं। रमा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। देखो हमारा आंसर आ चुका है। एक्चुअल में अगर हम देखें, शी नीडेड, प्रोनाउन का यूज किया तो नाउन के लिए किया होगा, तो फर्स्ट सेंटेंस सी वाला नहीं हो सकता, बी वाला नहीं हो सकता, यहाँ भी प्रोनाउन आ गया। इवेंचुअली के साथ में हमने शी प्रोनाउन का यूज कर दिया, ये भी नहीं हो सकता हमारा स्ट्रक्चर। पहले नाउन की जरूरत है ना, इंट्रोड्यूस तो करेंगे ना किसकी बात हो रही है, उसके बाद उसके लिए शी लगाएंगे। पहले नाउन फिर प्रोनाउन, सीधी सी बात। और अगर हमने ये देख लिया कि डी वाला पहला स्टेटमेंट होगा, तो हमारा आंसर तो वहीं पे आ चुका है। हमारा आंसर एक्चुअल में थर्ड पार्ट ही जाना है। अब बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चन रियल अगर मैं देखूं, 1 मिनट का टाइम मैंने आपको जरूर दिया है इसके लिए, क्योंकि रीअरेंजमेंट है, बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन के बेस पे देख लो, ऑब्जर्व कर लो स्ट्रक्चर को। तो सो रमा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। रमा जो है बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की लड़की थी। अब आगे अगर हम देखें, सेकंड वाला सी हो गया हमारा। शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। उसको जरूरत थी किस चीज की? फाइनेंशियल सपोर्ट की, अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड हो गया। थर्ड, शी एंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न व्हाइल यू लर्न, फिनेंस स्कीम इन हर कॉलेज। थर्ड हो गया। और ए, eventually she overcame adversities and achieved success। eventually को हम अंततः से रिलेट कर सकते हैं, at last से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका फोर्थ स्ट्रक्चर ये हो गया, और आंसर क्या गया? DCBA, दिस वुड बी द करेक्ट रीअरेंजमेंट। आगे बढ़ जाते हैं। सो जो भी डी थर्ड ऑप्शन पिक कर रहे थे सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error। आपको इस स्ट्रक्चर में ये देखना है कि किस पार्ट में बीमारी है और क्या बीमारी है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये बताइए। वेरी गुड। ओके। अच्छा, अगर मैं बॉय की बात कर रहा हूँ, लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूँ, पर्सन की बात कर रहा हूँ, और पर्सन के लिए इन जनरल हम विच का यूज तो करेंगे नहीं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। पर्सन के लिए हम हु का यूज करेंगे, और विच को अगर हम हु से रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? हमारा आंसर चला जाएगा सेकंड पार्ट, और स्ट्रक्चर क्या जाएगा? द बॉय हु स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आंसर सेकंड पार्ट जाने वाला है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको वो स्ट्रक्चर बताना है यहाँ पे जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। देखो, जब भी हम वन ऑफ द का यूज करते हैं, वन ऑफ द, अब इसके साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है या ना है, हर केस में इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आने वाला है।
जब भी हम वन ऑफ द की बात करते हैं तो इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, कुछ भी हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। लेकिन आगे का नाउन हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि वन ऑफ द हमेशा चॉइस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चॉइस की बात कर रहा है। और चॉइस तभी होती है ना भाई, जब चीजें दो या दो से ज्यादा हो, या पर्सन दो या दो से ज्यादा हो। So Saraswati College has maintained its reputation as one of the best colleges in the country. One of the best colleges in the country. कुछ ऐसा। तो यहां से अगर हम देखें कॉलेज को हम कॉलेजेस से रिप्लेस करने वाले हैं, और हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, मतलब किसी की अवज्ञा करने को ओपनली जो रिफ्यूज कर दिया सामने वाले ने, नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है, उसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? कंप्लायंस, एडहेरेंस, ओबीडियंस और डिफायंस। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, जो ओपन रिफ्यूजल है ऑर्डर्स को ओबे करने का, उसको एक्चुअल में बोलते हैं डिफायंस। डिफायंस का मीनिंग होता है अवज्ञा। अवज्ञा, ठीक है, किसी की अवज्ञा करना, बात ना मानना। क्योंकि ओबीडियंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं आज्ञा का पालन करना। कंप्लायंस को हम रिलेट कर सकते हैं अनुपालन से। अनुपालन। एडहेरेंस मतलब पालन करना, अनुपालन, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्स सर। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपके सामने है। मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। जो मोरल्स एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, उनको एक वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? इंट्यूशन, एथिक्स, एटीट्यूड और साइकोलॉजी। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में उड़ा दो। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्यूशन की बात करें तो ये अंतरात्मा हो गया कहीं ना कहीं। इंट्यूशन जैसे इंट्यूशन की मेरी वॉइस है, अंतरात्मा की आवाज है, ठीक है, या ये मेरा इंट्यूशन है, अंदर से फील हो रहा है कि ऐसा होने वाला है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? कभी कभी हम इंट्यूशन को अंतः दृष्टि से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। सो इंट्यूशन तो आपका अलग वर्ड हो गया, ये तो नहीं होगा। और अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं यहाँ पे इंट्यूशन के अलावा, दैट इज एटीट्यूड। इंट्यूशन को हम अंतर्ज्ञान से भी रिलेट कर सकते हैं। एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये प्रवृत्ति हो गया, सामने वाले की रवैया हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है, दैट इज एथिक्स। नीति या नीति शास्त्र से हम एथिक्स को रिलेट कर सकते हैं। और हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जा रहा है। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। एंटोनिम बताना है आपको इस वर्ड का, जो है ब्रॉड। ब्रॉड का अपोजिट क्या होगा? एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी कॉमन सा वर्ड है।
देखो इस लेवल के वर्ड्स आपके सीजियल लेवल में आ जाते हैं, तो कॉमन है। अगर आप थोड़े से एफर्ट को अच्छे से लगाते हैं, एक डायरेक्शन में ढंग से वर्क कर ले, तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच ही जाते हैं। देखो ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है और नैरो मीन सकरा हो गया। अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो बी पार्ट ही चला जाएगा, लॉन्ग, लार्ज, वाइड, चौड़ा, कोई चांस ही नहीं है। आंसर हमारा सेकंड पार्ट जाएगा, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। अगला है आपको एंटोनिम बताना है किसका, लिबर्टी का। लिबर्टी का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। देखिए फटाफट और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंटोनिम अपोजिट वर्ड बताना है, दिमाग में रखना। हम एंटोनिम में एग्जाम में भी अक्सर सैनोनिम देख लेते हैं। तो उससे बचना है। अच्छा, अगर हम बात करें लिबर्टी की, तो लिबर्टी तो आजादी हो गया, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिपेंडेंस। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वो उसका सैनोनिम हो जाता है, ठीक है। एक प्यारा सा यहाँ पे वर्ड है डेलिवरेंस। देखो डेलिवरेंस का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति या छुटकारा। डेलिवरेंस को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, मुक्ति से या छुटकारे से। और कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा, सुविधा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी व्हाट, थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस गिवन है इसका एक्टिव फॉर्म बताना है क्या होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए क्या होगा इसका एक्टिव फॉर्म, और पिक करिए अपना आंसर। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। एक पार्ट को अगर हम पकड़ लें तो आंसर हमारे सामने होगा। अगर मैं वॉज रिटन की बात करूं तो जैसे ही मैंने इसको देखा, स्ट्रक्चर किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब सिंपल पास्ट में है स्ट्रक्चर। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब अब राइट की अगर हम बात करें, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, और रिटन थर्ड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V3 हो गया। यही जाएगा ना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूट कहाँ मिल रहा है, सेकंड फॉर्म कहाँ पे मिल रही है वर्ब की, सेकंड फॉर्म हमें सी ऑप्शन में मिल रही है। हमारा आंसर क्या जाने वाला है, हमारा ऑप्शन सी ही हमारा आंसर जाने वाला है। माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। तो अब इसका पैसिव क्या बनेगा, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इसका जो पैसिव बनेगा दैट इज दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। ओके, वेरी गुड, सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। आपको इसका डायरेक्ट वाला फॉर्म या डायरेक्ट स्पीच बताना है। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। अब इस पार्ट को आपको क्या करना है,
रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा आपको ये बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट। अब देखिए द टीचर, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, कमांडेड सेड टू को ही कमांडेड में बदला गया हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सेज टू वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, टोल्ड टू वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। सेड टू वाला ही ऑप्शन होगा। सेड टू वाले दो ऑप्शन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट, यू शुड नॉट शाउट। देखो डोंट शाउट को ही तो हमने बदला किसमें, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट, सीधा सा स्ट्रक्चर जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, दैट इज बी पार्ट। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट होगा। और जो भी सेकंड ऑप्शन पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बैक टू स्क्वायर वन इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बैक टू स्क्वायर वन, neglect something, come to the original point, draw a square और move ahead। प्यारा सा idiom है, इसका मीनिंग क्या होगा ये बताइए। बैक टू स्क्वायर वन, वेरी गुड। अच्छा, बैक टू स्क्वायर वन की अगर हम बात करें, मुहावरा है, फ्रेज है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कम टू ओरिजिनल पॉइंट, मतलब जहां से शुरुआत की थी किसी डिस्कशन की, घूम घूम के वहीं पे फिर आगे खड़े हो गए, दैट इज कॉल्ड बैक टू स्क्वायर वन। समझ आया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा। नेग्लेक्ट समथिंग कोई चांस नहीं है, ड्रॉ अ स्क्वायर, मूव अहेड ये सब गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जाने वाला है सेकेंड पार्ट, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला भी आपका इडियम है, काफी प्यारा इडियम है, डेड हीट। डेड हीट, इस इडियम का मीनिंग क्या होने वाला है। डेड हीट मींस व्हाट, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। डेड हीट को कैसे रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन। ओके, सो अगर हम डेड हीट की बात करें, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। डेड हीट का मीनिंग वैसे यही होता है, जो क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है ना, दो पार्टियों के बीच में, दो लोगों के बीच में, जो लास्ट में जाके टाई हो जा रहा है मैच, उसको हम डेड हीट से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर यहाँ पे जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वंस आइडियाज, डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, स्ट्रॉन्ग हीट वेव, ये सब कोई चांस नहीं है। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate segment of the substitute the underline segment of the given sentence। अच्छा, आपको क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। अगर आपको लग रहा है ये सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इन दैट केस आप नो इंप्रूवमेंट पिक कर सकते हैं।
एक बार देखिए, द एनिमल रिजेम्बल्ड विद अ कैट। अब रिजेंबल का मतलब वैसे होता है के समान होना, के समान दिखना, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम रिजेंबल को। एक बार देखिए क्या होगा इसका आंसर। ओके, देखो रिजेंबल का मीनिंग मैंने क्या बताया, के समान होना या के समान दिखना, दैट इज कॉल्ड रिजेंबल। अब रिजेंबल के साथ में आप कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होती है और इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, तो रिजेंबल्ड ही जाएगा। और आंसर आपका 100% फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इस ब्लैंक में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, वो क्या होना चाहिए। शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ऑफर्ड, इंसिस्टेड, सजेस्टेड और रिक्वेस्टेड। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, उसने जोर दिया, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट रेस्टोरेंट। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड पार्ट। ऑफर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ये सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑफर तो कोई नहीं देगा ना बिल पे करने का, इंसिस्ट करेगा, जैसे कहते हैं ना कि नहीं मैं देता हूँ बिल, अरे ठीक है मैं दे रहा हूँ। समझ में मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, कंडीशन कैसी है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी बी पार्ट। अगला, द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है, अभी आप पहले बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे एक टाइप की टेबल होती है जिसपे बलि वेदी भी बोलते हैं उसको, और या कोई भी ऐसी टेबल जहाँ पे सामग्री वगैरह रखी जा रही है पूजा की एंड सो ऑन, उस तरह की टेबल को क्या बोलते हैं एक वर्ड में, इंग्लिश में। वही वर्ड फिल होने वाला है यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा। फिर हम पोस्टमार्टम करते हैं ना अभी सारे वर्ड्स का, डोंट वरी। वेरी गुड। ओके, द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ऑल्टर, ALTAR, इस ऑल्टर का मीनिंग जो होता है, ऑल्टर, इसका मीनिंग जो होता है टेबल, ऐसी टेबल जिस पर भगवान को चढ़ाने के लिए या ऊपर वाले को चढ़ाने के लिए जो भी आप सामग्री रखते हैं उसको हम ऑल्टर से रिलेट करते हैं। इसको बलि वेदी भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी चढ़ाने के लिए भगवान को जो हम रख रहे हैं, ऑल्टर। ये ALTER, ये वाला जो ऑल्टर है, इसका मतलब कहीं ना होता है बदल देना, बदल देना, ऑल्टर कर देना, बदल देना। एटलस मानचित्रावली या मानचित्र से रिलेट कर लेगा। और एटिक मीन्स होता है अटारी। अटारी समझ रहे हो ना, घरों में अटारी होती है कुछ सामान साइड से रखने के लिए, अटारी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा।
Select the most appropriate word to substitute the underlined word of the given sentence. अब देखिए आपको ये अंडरलाइंड पार्ट को रिप्लेस करना है अगर ज़रूरत है तो। अगर आपको लग रहा है जो लिखा है वो सही है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा आंसर। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रॉन्गनेस वर्ड कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को गलत कर रहा है। ठीक है, आपका जो एक्चुअल आंसर यहाँ से जाना चाहिए टू फाइट ऑन दी बैटलफील्ड। बैटलफील्ड मतलब जो भी युद्ध क्षेत्र है उसकी ही बात हो रही है। फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स ग्रेट करेज, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाने वाला है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, नो इम्प्रूवमेंट, इसका कोई चांस नहीं। आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाने वाला है। फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। प्रिवेंट। प्रिवेंट वर्ड का आपको सैनोनिम बताना है। प्रिवेंट का सैनोनिम क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्ट, अलाउ, एवर्ट और प्रोवोक। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। प्रिवेंट को हम बचने या बचाने से रिलेट कर सकते हैं। प्रिवेंट करना किसी इलनेस से, बीमारी से। एवर्ट का मतलब होता है टालना। सीधे सीधे इसका सैनोनिम हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, बनाना। अलाउ, प्रोवोक, उकसाना। प्रोवोक करना, उकसाने के सेंस में यूज होता है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट है। रिवेयर, बहुत ही प्यारा वर्ड है। रिवेयर वर्ड का सिनोनिम क्या होने वाला है? एक बार देखिए। रिस्पेक्ट, कंडेम, इंजॉय और रिपीट। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम देखें रिवेयर वर्ड की बात करें तो इसका मतलब श्रद्धा या सम्मान से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और रिस्पेक्ट सीधे सीधे इसका सैनोनिम बन जाएगा इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए। आदर करना, इसके लिए रिस्पेक्ट वर्ड आपका सबसे अच्छा बन जाएगा। रिवेयर को हम आदर करने या सम्मान से रिलेट कर सकते हैं। कंडेम तो दोषी ठहराना हो गया। एंजॉय करना, रिपीट, ये सब गलत हो जाएगा। आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाएगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहा है सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे कंपिटेंस या फिर कंज्यूमेशन या फिर क्रोनोलॉजी, कंप्रोमाइज, कौन सा वर्ड स्पेलिंग में रॉन्ग है? एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। वेरी गुड। देखो, कंज्यूमेशन को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है समापन या पूर्ति। और यहाँ पे एक एम नहीं, डबल एम जाता है। कंज्यूमेशन मतलब समापन
समापन या पूर्ति, ठीक है, समापन या पूर्ति से ये वर्ड रिलेट करता है। और कंज्यूमेशन मतलब CONSUMMATION एज इट इज स्पेलिंग जाती है। अब अगर मैं कंपिटेंस वर्ड की बात करूं तो कंपिटेंस का मतलब कहीं ना कहीं योग्यता होता है, योग्यता, ठीक है। क्रोनोलॉजी की बात करूं तो ये हो गया कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी, कॉम्प्रोमाइज करना किसी से, कॉमन वर्ड है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का कहीं ना कहीं सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है ट्रेजर, टैमरिंड, टर्मोइल और ट्रुथफुल। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है, फटाफट बताओ, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। वैसे आंसर आपके सामने ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आंसर साफ साफ दिख रहा है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए आंसर? अच्छा, ट्रेजर, खजाने की बात कर रहा है ना, ट्रेजर, TREASURE, ई के बाद ए आएगा ना, तब ये करेक्ट होगा, मतलब आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब अगर मैं बात करूं टैमरिंड की, टैमरिंड वर्ड बहुत ही प्यारा है और इसका मतलब होता है इमली। इमली खाई है ना, ढेर सारी खाई होगी। टर्मोइल की बात करें तो इसका मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल, हल्ला गुल्ला, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चा, सच्चा, ईमानदार, दैट इज कॉल्ड ट्रूथफुल। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक आपका पैसेज है क्लोज टेस्ट का, देख लेते हैं इसको। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। देखो, इस ये कहावत है, प्रोवर्ब है एक टाइप से, और इसका मीनिंग क्या रहता है? समय रहते अगर हम संभल जाते हैं तो हम बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी आफतों से बच जाते हैं। इसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है। टाइम को स्टिच करने या सिलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि समय रहते अगर हम संभल जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो दिस wise saying suggests that an dash action taken on time to rectify an error rules dash the possibility of accumulation। accumulation मतलब किसी चीज का इकट्ठा होना या और ज्यादा सीवियर बनना, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, of such errors and future dash। wisdom therefore lies in correcting the error as soon as it is dash। there is no point in allowing the dash to grow and then take hasty actions to set things right। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने, अपने अकॉर्डिंग देखिए 96 के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है, मतलब फर्स्ट फिलर के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके तो दिस इज वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन अप्रोप्रिएट, सीधे सीधे अप्रोप्रिएट वर्ड चला जाएगा उचित के सेंस में, क्योंकि सुपरफिशियल मतलब ऊपरी या सतही हो गया, अपोजिट किसी चीज का विपरीत हो गया, रॉन्ग गलत हो गया। तो एक ही आंसर हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर फिलर नंबर ए। फॉर फिलर नंबर बी, appropriate action taken on time to rectify an error rules dash the possibility rules out for in or at। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर।
सेकंड फिलर बी के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। वेरी गुड। रूल आउट को हम एलिमिनेशन से रिलेट कर सकते हैं, तो आउट वुड बी देयर, आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाएगा। रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैश। अब थर्ड फिलर के लिए, मतलब थर्ड फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? सी वाले ऑप्शन के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक सी। डैमेज, फैसिलिटेट्स, एडवांटेज और क्वालिटीज। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर सी के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है? वेरी ओके। अब यहां से अगर हम देखें, सच एरर्स एंड डैमेजेस, नेगेटिव वर्ड ही आना है यहाँ पे, तो ये रूल आउट कर देता है। जैसे कि अगर हम पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो कि इससे क्या होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम पहले से ही रोक पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं। आगे इकट्ठी होने वाली प्रॉब्लम्स को हम पहले ही खत्म कर पाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें, फोर्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक डी। मतलब फोर्थ वाले फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? इन्वेंटेड, प्रपोज्ड, मैनेज्ड और डिस्कवर्ड। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। So wisdom therefore lies in correcting the errors. Wisdom therefore lies in correcting the error as soon as it is discovered. जैसे ही वो सामने आती है, उसको क्या करना? एलिमिनेट करना या करेक्ट करना एरर को, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। बाकी इन्वेंटेड, प्रपोज्ड, मैनेज्ड ये गलत हो जाए। इन्वेंटेड मतलब किसी गैजेट का इन्वेंशन हो, डिस्कवर मतलब सामने आना किसी चीज का जो पहले से एग्जिस्ट थी, अचानक से सामने है और उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, फिफ्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड आपको मिलने वाला है, क्या लगता है? जैसे मेलेडी, मेलेडी, मेलोडी। मेलोडी तो सबको पता होगा। पैरोडी, कुछ लोगों को पैरोडी भी नहीं पता होगा। रेमेडी, ये कॉमन वर्ड है। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग दी मेलेडी। मेलेडी मतलब किसी सीवियर प्रॉब्लम को रिलेट कर सकते हैं, गंभीर समस्या को हम रिलेट कर सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम को हम रिलेट कर सकते हैं। टू ग्रो एंड देन टेक हेस्टी एक्शंस, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि जब प्रॉब्लम बढ़ जाए तो हम हेस्टी एक्शंस लें। और टू सेट थिंग्स राइट। अब मेलोडी की बात करें तो मधुर धुन हो गई। पैरोडी की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो पैरोडी का मतलब होता है नकल, नकल से रिलेट कर सकते हैं पैरोडी को। रेमेडी मतलब उपचार हो गया। आंसर हमारा जाने वाला है ए पार्ट। ए पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। तो आज के साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही एक सेशन होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। सो दिल का है तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।